आज हम कम्युनिकेबल डिजीज से संबंधित एमसीक्यूज को देखेंगे जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं और हम उन्हें हल करेंगे। मैंने आपको एक फंडा बताया था, वो फंडा था DWTL के बारे में। ठीक है, आइए हम हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है कॉजेटिव एजेंट फॉर ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस का क्या कारण हो सकता है? तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको बैक्टीरिया जानना है, क्योंकि बैक्टीरिया ही है जो ट्यूबरक्लोसिस करता है, तो उसके लिए हम लोग DWTL, ठीक है ना, DWTL से संबंधित देखेंगे। तो यहाँ पर T फॉर ट्यूबरक्लोसिस आ गया है, तो ये एक बैक्टीरियल बीमारी है। ठीक है, दूसरा है मीजल से संबंधित DWTL। क्या यहाँ पर मीजल्स कहीं पर भी इसके साथ कनेक्टेड है? नहीं, तो ये फिर हमारी बैक्टीरियल बीमारी नहीं होगी, फंगस की बीमारी नहीं है और इसे हमारे शरीर की जरूरत नहीं है, ये परजीवी के भी कारण नहीं है। आगे बचता है वायरस। तो मीजल्स एक वायरल बीमारी है। अगर इंक्यूबेशन पीरियड बताया जाए और हमें नहीं पता कि ये बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, अवधि क्या है, तो DWTL आप इसमें देखिए चिकन पॉक्स, सी बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब ये बैक्टीरियल नहीं है। मैंने आपको बताया था अगर बैक्टीरियल है तो 12 दिनों से कम होगा और अगर वायरल है तो 12 दिनों से ज्यादा होगा। तो 12 दिन यहाँ पर कहाँ आ रहे हैं? 10 से 21 दिन वाला हिस्सा आ रहा है। तो आप इस तरह से ऑप्शन में 90% बिल्कुल करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज से संबंधित। ट्रांसमिशन बाय मॉस्किटो, अगर मच्छरों से फैलने वाली बीमारी देखें, एक आपको मलेरिया बताई थी, एक डेंगू बताई थी, एक चिकनगुनिया बताई थी, एक जापानीज एंसेफेलाइटिस बताई थी। 4 बीमारियां बताई गई थी, 4 में से एक मिल गई मलेरिया, ये हमें मलेरिया समझ में आ गया। मलेरिया जो कि नाइट में, या कह सकते हैं जो डे में नहीं बल्कि नाइट टाइम में ही क्या होती है, बीमारी आसानी से लगती है। एड्स का कारण क्या होगा? एड्स का हम सभी को पता है, HIV वायरस एड्स का कारण है। अगर पोलियो से संबंधित हम बात करें तो हमें पता है कि IPV या OPV जो वैक्सीन होती है, वो पोलियो से संबंधित होती है। तो पोलियो में हम देखते हैं कि एक अपंगता आती है और वो अपंगता मेनली आप लेग्स में देखते हो, लेकिन यहाँ लेग्स तो है नहीं। तो अब आप ये समझिए ये हमारा ब्रेन होता है और ब्रेन हमेशा पेरिफेरल तरीके से काम करता है, पेरिफेरल तरीके से काम करता है। ब्रेन हमारा पेरिफेरल तरीके से काम करता है और ब्रेन पेरिफेरल का मतलब है कि ये हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल क्या करेगा? ब्रेन और बॉडी को कनेक्ट करने की अगर बात करें तो उसमें हम तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व करते हैं। तो नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन क्या करता है? हमारी बॉडी को इन्वॉल्व करता है, हमारी बॉडी के साथ उसका कनेक्शन होता है। तो अगर किसी भी तरीके से पोलियो इफेक्ट करता है हमारे शरीर को तो उसमें ब्रेन यानी कि नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो इसके लिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। बीमारी स्प्रेड होती है थ्रू कंटामिनेटेड वाटर से। अगर एक रेंडमली आपको याद है, अगर नॉर्मली याद है तो आपको पता होगा हेपेटाइटिस A और E, डायरिया, ठीक है, कोलेरा, हैजा जिसे बोलते हैं, ऐसी बीमारियां हैं जो दूषित पानी पीने से होती हैं, दूषित पानी पीने से होती हैं। तो यहाँ पर मलेरिया है, मच्छर से होती है, डेंगू है, मच्छर से होती है, और फ्लू ये भी अलग तरीका है। अब यहाँ पे कोलेरा हमें मिल गया, या तो आप इसमें इस तरह के फंडा इस्तेमाल करेंगे या इसमें आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि जो गलत है उन्हें हटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG वैक्सीन सबको पता है, BCG एट बर्थ इसकी एक डोज लगाई जाती है और ये होती है हमारी ट्यूबरक्लोसिस से संबंधित। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाता है। जैसे कि मीजल्स में देखेंगे MMR होती है, टेटनस में टेटनस ही होती है, हेपेटाइटिस में हिप होती है, या हेपेटाइटिस की वैक्सीन होती है। हेपेटाइटिस का जो भी होगा उसकी वैक्सीन अपनी होगी। तो BCG वैक्सीन डायरेक्टली डिनोट करता है ट्यूबरक्लोसिस के साथ। बेसिकली हमें पता है कि प्रोटोजोआ गंदे पानी में रहता है ना, गंदे पानी में रहता है, और अगर ये गंदे पानी में रहता है
तो इसे वाटर बोर्न कोई डिजीज करना चाहिए, वाटर बोर्न डिजीज करना चाहिए। तो मलेरिया तो मॉस्किटो के साथ हो गया, हेपेटाइटिस हमारा अलग तरह का रोग हो गया, और लीवर हमारा अलग तरह का रोग हो गया। यानी कि इसमें लीवर हो गया, लीवर खराब तो हेपेटाइटिस हो जाएगा, लंग्स खराब तो हमारा ट्यूबरक्लोसिस हो गया, और अगर कोई मॉस्किटो ने इसको किया है तो फिर ये मलेरिया हो गया। अब हमें समझना क्या है, टाइफॉइड हमारा, ये भी हमारे गंदे पानी के साथ टाइफाइड हो जाता है, यानी कि आप इसे बीमारी बोलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ रहा। प्रोटोजोआ, देखिए प्रोटोजोआ जो है वो कैरियर होता है, वो एक किस्म का उसे कैरी करना पड़ता है, और इसे जो कैरी करता है वो होता है मॉस्किटो। मॉस्किटो जो होता है वो कैरी करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो कैरियर वाहक के रूप में पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर जो बीमारी डेवलप होगी, मलेरिया डेवलप होगी, और मलेरिया डेवलप क्यों हो रही, क्योंकि मच्छर ने प्रोटोजोआ को कैरी किया है, मच्छर ने प्रोटोजोआ को कैरी किया है, इसलिए यहाँ पर मलेरिया की बीमारी होगी। हेपेटाइटिस बी की अगर हम लोग बात करें, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी अगर प्रिवेंट होगा तो ये वैक्सीन के माध्यम से ही होने वाला है, वैक्सीन के माध्यम से ही होगा। और हेपेटाइटिस बी अपनी अलग से वैक्सीन रखता है, वह है एचबीवी वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है ना। तो हेपेटाइटिस बी वायरस की वैक्सीन लगानी पड़ेगी। डेंगू की अगर बात करें, मैंने आपको बताया था M4 मलेरिया है ना, मलेरिया जो कि मलेरिया M4 मादा, मादा एनीफिलीज है ना। ऐसे ही हम मान के चलते हैं डेंगू, डेंगू डे, डे यानी कि दिन, तो ये दिन में फैलता है, तो ये फिर हमारा एडीज में चला जाएगा, ठीक है ना, एडीज में चला गया। लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिल रहा, पैरासाइट ये नहीं है, फंगस नहीं है, और बैक्टीरिया नहीं है, हमारे पास लास्ट बचता है डेंगू, ठीक है ना। तो डेंगू, डेंगू वायरस से होता है, सीधी सी चीज, ये एक डेंगू वायरस है ना। तो इस तरह से ये बीमारी हमें यहाँ देखने को मिल रही है, ठीक। तो ये वायरस संबंधित बीमारी यहाँ पर है, तो इसका मतलब है कि ये मलेरिया से संबंधित भी है और ये वायरस से संबंधित भी बीमारी है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कोज बाय द टाइफॉइड। अगर टाइफाइड की बात करें तो ये एक एब्डोमिनल इफेक्ट होता है ना, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि इंसान के खाने पीने पे इस चीज का प्रभाव पड़ेगा। तो अगर किसी को टाइफाइड हुआ है तो ऐसे केस में हम क्या इन्वॉल्वमेंट बोलते हैं, वो बोलते हैं एब्डोमन से संबंधित बैक्टीरिया, एब्डोमन से संबंधित बैक्टीरिया, जिसमें मैंने आपको ई कोलाई के बारे में बताया था, ई कोलाई के बोला था, आपको साल्मोनेला बैक्टीरिया के बारे में बोला था, है ना, साल्मोनेला के बारे में बोला था, ठीक। हमने इस तरह से आपको एग्जाम्पल के रूप में बताए थे कि ये इसमें हो सकता है, ठीक। एक हमने बोला था रोटा वायरस के बारे में बोला था, लेकिन रोटा वायरस अलग तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यानी कि वो डायरिया में आता है, वो डायरिया में आ जाता है। ई कोलाई भी एब्डोमिनल पेन को क्रिएट करता है, और साल्मोनेला टाइफी जो होता है वो टाइफॉइड को लेके आता है। तो यहाँ पे साल्मोनेला जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, टाइफाइड को क्रिएट करने वाला है, साल्मोनेला बैक्टीरिया टाइफाइड को क्रिएट करेगा। अब ये फंगल डिजीज की बात कर रहा है, फंगल डिजीज एक प्रकार का दाद क्रिएट कर सकता है, एक प्रकार की खुजली क्रिएट कर सकता है ना। जैसे कोई भी शरीर की सतह है और यहाँ पे पर्टिकुलर कोई दाद हो जाए तो ये क्या होगा, ये फंगस है, ये फंगस है, यानी कि कोई ऐसी फंगस आपके शरीर पे लग गई जिसकी वजह से फंगल डिजीज डेवलप हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा, हमें पहले ही दांत दिख गया, यानी कि एक रिंग वर्म का एक प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पर हो रही है। मलेरिया मच्छर से होता है, ट्यूबरक्लोसिस टीबी के बैक्टीरिया से होता है, खसरा अलग तरह के वायरस से होता है। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं, अगर हम लोग क्या समझना, दोबारा से हम लोग को समझना है DWTL, DWTL तो फंगल। अब यहाँ पे DWTL को ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पे DWTL, W नहीं है, T ट्यूबरक्लोसिस है, बैक्टीरिया है ना। हम इस तरह से भी फाइंड आउट इसका आंसर कर सकते हैं, अन्यथा आप सिंपल सा याद रखिए कि अगर कोई फंगल है, पर्टिकुलर दाद, खाद, खुजली, इस तरह की परेशानी आएंगी ही आएंगी, ठीक है ना। तो फंगल डिजीज में क्या आएगी, वो दाद आने वाला है, ठीक है ना, तो दाद हो जाता है। ऐसे रेबीज है, बड़े आसानी से हमने सुना है कि वो कुत्ते के काटने से होता है, तो ये तो एक सिंपल है, कुत्ते के काटने से होता है। और उसमें होता क्या है, वो हमें क्या देखने को मिलेगा, पानी से डर लगने लगेगा, पानी से डर
लगने लगता है, ठीक है ना, पानी से डर लगने लगता है कुत्ते के काटने से, और फिर हमें रेबीज के ही इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं जो अपनी पर्टिकुलर डोज से चलते हैं। 0 डोज, 1 2 3 4 अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से डोज चलती हैं, ठीक है ना। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, इंक्यूबेशन में मैंने आपको बोला अगर बैक्टीरिया है तो लेस देन 12, अगर वायरस है तो मोर देन 12 डेज की बात की गई है। अब यहाँ पे क्या DWTL है ना, DWTL ये क्या है, ये हमारे बैक्टीरिया है, तो ये लेस देन 12 में आ गया। लेकिन यहाँ पे मीजल्स है तो ये हमारे वायरल में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए 15 से 30 दिन, ऑप्शन सी हमें देखने को मिल जाएगा। अगर अचानक से आपको याद नहीं आता तो आप इस तरह से भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। कौन सी पोलियो की वैक्सीन होगी, तो OPV वैक्सीन और IPV वैक्सीन, दोनों ही तरह की वैक्सीन जो होती है वो हमें इस केस में देखने को मिलती है। फिर MMR क्या है, वो होती है आपकी मीजल्स में, है ना, वो होती है आपकी मम्स में, वो होती है आपकी रूबेला में, ये होती है आपकी डिप्थेरिया में ये पर्ट्यूसिस, वूपिंग कफ, पर्ट्यूसिस और टेटनस में अलग तरीके से होती है, ठीक है ना। ये BCG ट्यूबरक्लोसिस के लिए होती है। और ये ओरल पोलियो वैक्सीन, ये ओरल पोलियो वैक्सीन होती है। ब्रेकबोन फीवर किसे कहेंगे, हड्डी तोड़ बुखार किसे कहते हैं, वो होता है हमारा टाइफाइड, क्योंकि टाइफाइड में हम लोग एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए क्या हो जाते हैं, बेड रेस्ट पे चले जाते हैं। मलेरिया नहीं होगा, डेंगू नहीं होगा, ट्यूबरक्लोसिस नहीं होने वाला। तो ये हमारी कौन सी बीमारी होगी, ब्रेकबोन फीवर के नाम से होगी। और कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करेगा हेपेटाइटिस, तो हमें पता होना है, वो हमारा लीवर होता है, लीवर को प्रभावित करता है। हार्ट से संबंधित वाल की बीमारी हो सकती है, या फिर कोई MI हो सकता है, या फिर एंजाइना हो सकता है, इस तरह की बीमारी चली जाएंगी। जितना भी हेपेटाइटिस है, जो भी हमारा जॉइंडिस का केस हो गया, वो सारे हमारे लीवर से संबंधित होंगे। जो भी हमारा किडनी फेलियर का केस हो गया, यूरिन से संबंधित हो गया, स्टोन इन किडनी से संबंधित हो गया, यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित हो गया, वो सब गुर्दे से संबंधित है। और जो हमारे मस्तिष्क से संबंधित है, वो हमारी बॉडी के पेरिफेरल सिस्टम को प्रभावित करने वाला है, ठीक है। तो ऐसे केस में हेपेटाइटिस कहां गया, वो लीवर के साथ आया, तो लीवर से प्रभावित होगा। तो लीवर जो होगा वो प्रभावित होगा हेपेटाइटिस के केस में। एयरबोर्न डिजीज जो हवा से होती है, देखिए एक व्यक्ति ये है, दूसरा व्यक्ति ये है, ये व्यक्ति हम कह सकते हैं किसी बीमारी से प्रभावित है। अब ये बीमारी यहां तक पहुंचनी है, जिसके लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारा क्या था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीका लगता है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को आप कैसे समझ सकते हैं, यानी कि एक तरीका होता है, वो होता है आपका ड्रॉपलेट, है ना, एक होता है ड्रॉपलेट, एक होता है आपका टचिंग करना, ठीक है ना, एक होता है आपका टचिंग करना। तो यहाँ पे कौन सी बीमारी है जो प्रभावित कर सकती है, देखिए बड़े आसानी से आप समझ पाएंगे। ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, इसमें ड्रग्स भी 1 लाइन और 2nd लाइन मेडिसिन चलती है, यानी कि एक व्यक्ति एक ऐसी कंडीशन में है जो 1st लाइन ड्रग्स के ही माध्यम से चल रहा है, जो ट्यूबरक्लोसिस क्या कर सकता है, कम समय के लिए है और मरीज को क्या कर सकता है, इतना प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन जैसे वो 2nd में MDR में पहुंचेगा, तुरंत उसका क्या होगा, ड्रॉपलेट के माध्यम से दूसरा व्यक्ति भी प्रभावित हो जाएगा। तो ऐसे केस में ट्यूबरक्लोसिस जो होती है वो वायु जनित बीमारी डेवलप करती है। तो ट्यूबरक्लोसिस क्या है, एक एयरबोर्न डिजीज है, जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। प्लाज्मोडियम, अगर कोई भी प्लाज्मोडियम कभी भी आप सुनते हो तो समझना ये सीधा मॉस्किटो से संबंधित है। प्लाज्मोडियम, अब यहाँ पर हमारे पास 2 आ गया, वो है हमारे पास डेंगू और मलेरिया। तो टाइफाइड नहीं होगा और आपका हेपेटाइटिस नहीं होने वाला है। तो प्लाज्मोडियम जो है वो सीधा क्या है जी, हमारा मलेरिया के साथ है, ठीक है ना, मलेरिया के साथ है।